हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। और मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अकाउंट्स का अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर आप अकाउंट्स पढ़ने का प्लानिंग कर रहे हो तो ये टॉपिक यार देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें भी आपको ये मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं कि जो भी बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अभी तक अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किए हैं बिकॉज ऑफ सी यू सेट, ठीक है, कि सर सी यू सेट होगा या नहीं होगा, तो देखो यार सी यू सेट हो या ना हो, जो आपका कोर टॉपिक है जिसको मैं अभी आपको कवर करवा रहा हूँ, तो वो तो आपका अगर सी यू सेट आ गया तो बीकॉम के एग्ज़ाम में वो तो मतलब पूछा ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि उसको भी हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है आपके वहाँ पे भी पूछे जाएंगे अगर आपके सी यू सेट होते हैं या नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं तो, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये आपके हर बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होगा, बीएचयू का हो, डीयू का हो, या फिर किसी भी आप यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ, ठीक है। कॉमर्स के, अकाउंट्स के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। इवन सीए फाउंडेशन हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, वहाँ पे भी ये आपका जो वीडियो है ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार बात ही हम लोग इस टॉपिक की करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है अकाउंटिंग के लिए। तो हम लोगों ने अभी तक स्टार्टिंग में भी जो हमारा पहले जो 2-3 वीडियो आए हैं वो आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर रहे हैं। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए तो इसको देखेंगे। और उसके पहले मैं बता दूं सबसे पहले कि यार ये जितने भी आपके पूरा डेटा आपका जो बनाया जा रहा है या फिर जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है ये मेरे गाइडेंस के अंडर में रहेगा। और मैं अगर अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं। मैंने जेआरएफ जो है कॉमर्स से क्रैक करके रखा हुआ है और मेरा एमकॉम और बीकॉम भी कंप्लीटेड है, ठीक है। और एक खास बात जो सबसे ज़्यादा आपको जाननी चाहिए ये कि मैंने जब बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब मैं अपियर था तो मैंने टॉप 10 में रैंक अपनी सिक्योर की थी और मेरा 7th रैंक आया था जनरल में और 3rd मेरा ओबीसी में आया था, ठीक है। तो अगर आप मेरे को फॉलो करते जाओ आराम से तो आपकी भी रैंक पॉसिबल है, ठीक है। आइए आते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सर होता क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आखिर ये पढ़ना क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए सपोज़ कर लेते हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग होता क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग हम लोगों ने देखा था कि सर अगर हम, ऑल्दो हम लोगों ने जब एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग वाले वीडियोस में, जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस वाले देखे होंगे तो उनको एग्जांपल याद होगा। हम लोगों ने ये देखा था कि कई बिजनेसमैन जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो अपने बुक्स को मेंटेन करते हैं, लेकिन वो अपना एक जो अकाउंटिंग का सिस्टम हम लोग पढ़े हुए हैं या फिर हम जो प्रिंसिपल्स या सिस्टम जानते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जो रूल्स हमें पता है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अपना जैसा भी नॉलेज है, उनको जैसी भी चीज़ों को पता है, जैसे भी चीज़ों को समझते हैं वो उस हिसाब से अपना डेटा मेंटेन करते हैं। तो कहीं पे भी हमें उनका सिस्टमैटिक या बोल सकते हो कि कोई एक सिस्टम, कोई एक प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम ही बेसिकली आपका क्या है, अकाउंटिंग है, जिसको कि हम लोगों को, सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार सिस्टम हमें पता हो गए, अब हमें सिस्टम पता हो गया कि सर ये सिस्टम होता है, इस हिसाब से अकाउंटिंग करनी चाहिए, ये रूल्स है, ये रूल्स लगा के हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन होगा क्या, सपोज़ कर लीजिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या किया, 3 अकाउंटेंट को अपने पास में रखा और तीनों को अपना अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड किया, बोला फाइनल अकाउंट्स बनाओ या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। आपने क्या किया, अपना अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दिया। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि यहाँ पे आपने सिर्फ बुक कीपिंग तक का ही काम किया है। बुक कीपिंग तक में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है और क्लासीफाइंग होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन का जो काम होता है, यानी अगर हम बात कर ले तो जनरल और लेजर वाला जो काम है ये सारा काम आपने कर लिया, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया और उसको क्लासीफाई करके डेटा को आपने अकाउंटेंट्स को दे दिया कि आपको अब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, उसके बाद वो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड देन उसके बेसिस पे आपका फाइनल अकाउंट्स वो लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैंने 3 अलग अलग अकाउंटेंट को ये पूरा का पूरा अपना डेटा दिया, तीनों लोगों को एक ही जैसा डेटा दिया। लेकिन होता क्या है पता है, होता यह है कि जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बन के आते हैं तो वो तीनों जो रहते हैं ना वो डिफरेंट रहते हैं। वो जितने भी आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो सब आपके डिफरेंट रहते हैं। बिकॉज क्यों डिफरेंट रहते हैं सर, क्यों डिफरेंट रहते हैं, सबको तो एक ही डेटा दिया है और सभी एक ही बिजनेस के हैं और सभी एक ही अकाउंटिंग पीरियड के डेटा हम लोगों ने दिया। ऐसा नहीं है कि किसी को 2021 का दे दिया, किसी को 2020 का दे दिया, किसी को 2022 का दे दिया, नहीं, सबको हमने एक ही अकाउंटिंग पीरियड का डेटा दिया।
तो फिर भी हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो अलग क्यों बना? बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज़। हो सकता है किसी अकाउंटेंट ने कोई दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर लिया, कोई दूसरा अकाउंटिंग रूल यूज़ कर लिया, कोई दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, आपको सिस्टम पता हो गया, क्लियर है। आपको वो रूल्स पता हो गए कि अकाउंटिंग करते वक्त आपको वो 3 गोल्डन रूल का पता होना चाहिए। कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, ये आपको पता है। रियल, नॉमिनल, सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को नहीं यूज़ करोगे तो आपका जो डेटा है वो उतना रिलायबल नहीं रहेगा, उतना भरोसेमंद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको अकाउंटिंग करते वक्त आपको वो सिस्टम पता होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, अगर आपको सिस्टम पता है, उसके साथ साथ आपको अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी अगर आपको बढ़िया से पता है, तो आप जब अकाउंटिंग करोगे तो काफ़ी अच्छे से अकाउंटिंग बनेगी। फाइनल अकाउंट जो बनेगा उस पर लोगों का भरोसा रहेगा और उसके जो यूज़र्स हैं उसके अपना फ़ायदा उससे बहुत अच्छा से ले सकते हैं। तो अगर आपने प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से फॉलो किया हुआ है तो, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करने के लिए आपको प्रिंसिपल्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए इस वाले पार्ट में हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड देन उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे और ये सब उसके बेस का काम करेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपने देख रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे चलो आप जाओ कि हम लोग रिवाइज़ करने वाले हैं। देखो होता क्या है कि कौन से प्रिंसिपल्स आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वो वाले प्रिंसिपल जिसको कि सभी लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो इसको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि फुल फॉर्म ये रहा और शॉर्ट फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, गैप, ठीक है। तो गैप में बेसिकली क्या है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज़, यानी कि ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जिसको कि सभी लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब जिसको कि सभी लोगों ने ऐसा मान्यता दिया हुआ है कि हाँ ठीक है, ये वाले प्रिंसिपल जो है वो सही है और इसको आपको अप्लाई करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये सारे प्रिंसिपल्स ये सभी लोग फॉलो करते तो मेरा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये लोग के थ्रू आता वो बच्चों क्या होता, वो सेम होता, ठीक है। जैसा प्रिंसिपल बोल रहा है जिन जिन चीज़ों के लिए, अगर ऐसे ऐसे सब चीज़ें आप करते जाओगे तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या होगा, आपका सेम रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। उसके पहले हम लोग 3 चीज़ें जो हैं उसका हम लोग समझते हैं। 3 टर्म होते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद एक होता है बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। उन तीनों चारों चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखो यार, तीनों टर्म जो होता है वो इंटरचेंजेबल होता है, क्लियर। हम चाहें तो कॉन्सेप्ट्स बोले, प्रिंसिपल्स बोले, कन्वेंशंस बोले, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे भी देखने जा रहे हैं। अगर वो आपको क्लियर हो जाता है माइंड में तो आप आराम से उसको क्लासीफाई कर पाओगे कि कौन सा आइटम क्या है, और उसके बाद अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइंस द एजम्पशंस ऑन द बेसिस of which financial statements of a business entity are prepared, ठीक है। तो वो अकाउंटिंग एजम्पशंस जिसके बेसिस पे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, वही आपके क्या हो जाएंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं है बच्चों, वो बेसिकली क्या है, सिर्फ वो एजम्पशंस जिसके बेसिस पे आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ड्रॉ कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या जो 3 बेसिक एजम्पशंस हैं वो इसमें आएंगे? हाँ बच्चों, वो उसमें आएंगे, ठीक है। जो 3 बेसिक एजम्पशंस हैं, जो 3 बेसिक एजम्पशंस हैं, क्लियर, वो तो अकाउंटिंग के, हम ये मानते हैं कि ये जो 3 बेसिक एजम्पशंस हैं ये सारे एंटिटी पे अप्लाई हो रहा है, क्लियर। वो सारे एंटिटीज़ पे अप्लाई हो रहा है, कोई भी बिजनेस एंटिटी हो जाए उन सब पे ये अप्लाई हो रहा है, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट ये आ जाएंगे। अगर आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको इसको बताना होगा कि सर ये 3 में से ये वाला प्रिंसिपल मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। ऑल्दो अगर ये तीनों प्रिंसिपल्स आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो आपको ऐसा अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इन 3 चीज़ों में आपके और भी कुछ एजम्पशंस होते हैं कि हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं, हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारे जितने भी आपके एजम्पशंस रहेंगे वो सबको मिला दिया जाए तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट। वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो कॉन्सेप्ट और बेसिक एजम्पशंस में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट मतलब कि जितने भी आपके एजम्पशन है वो सब आपके कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएंगे। जितने भी एजम्पशन के थ्रू आपने अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो सब आपका कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। और जो 3 बेसिक एजम्पशन है जिसको कि अकाउंट्स ने या फिर बोल सकते हो आपके गैप ने डिसाइड किया हुआ है, या जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जिनके थ्रू हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि वो 3 बेसिक एजम्पशन तो ये रहेंगे ही रहेंगे, ये बिना बताए
आपको मान लेना है कि ये हर बिजनेस एंटिटी पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन और जितने भी बाकी आपके एजम्पशंस हैं उन सबको आपको अलग से क्लासीफाई करना होगा, बताना होगा कि भाई ये एजम्पशंस आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक गाइडलाइंस। ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का गाइडलाइंस है। ये आपको गाइड करेगा कि आपको चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर देखो क्या लिखता है, दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर द साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्लियर। दैट प्रोवाइड फॉर दी दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर द साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। देखो प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि वो रिकॉर्डिंग करने के लिए, और प्रोसीजर्स मतलब कि जब हम आगे के प्रोसीजर करते हैं, ताकि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसको बनाते वक्त जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं उसमें आपका प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो प्रिंसिपल जो है वो दो टाइम में लगता है। पहले तो आपका रिकॉर्डिंग का टाइम ही लगता है, जब ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते हो उस समय भी, और जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हो उसको, उस समय भी आपका प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए, अब प्रिंसिपल सर एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप क्या करते जाते हो, अकाउंटिंग करते जाते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमें कुछ चीज़ों की नीड लगती है कि नहीं यार, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना चाहिए, इन पॉइंट्स को भी कंसिडर करते रहना चाहिए। तो उन सबको हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ऐड करते जाते हैं, अगर वो रिलेवेंट लगता है तो, ठीक है। या हमें लगता है कि नहीं यार, इसके वजह से आपका जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा, तो आप क्या करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना देते हो। ये खुद से हम नहीं बनाते हैं, बेसिकली सारे लोग इसको मिलकर कंसर्न करते हैं, और जो अकाउंटिंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, अकाउंटिंग बॉडीज़ होती है, जैसे यहाँ का हमारे इंडिया का आईसीआई है जो अकाउंटिंग बॉडी है, वो रिकमेंड करेगा कि भाई ये जो है अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो जाएगा। तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर देंगे, हम इसको एज ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफाइन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो दिखता है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस एमर्जेस आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर। एडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि कई ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपके बच्चों क्या हो जाएंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। क्लियर। यार कोई भी ऐसे प्रिंसिपल्स है, जैसे कि कुछ प्रिंसिपल्स, ऐसे तो प्रिंसिपल ढेर सारे हैं, ठीक है, करीब 15 से 20 आपके प्रिंसिपल्स हैं। अब उसमें से कौन कौन सा आपको यूज़ होता है, आपके लिए एप्लीकेबल है, या फिर आपके लिए मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, और तो सब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो वो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आप, या फिर बोल सकते हो कि जनरली सारे ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अप्लाई किया हुआ है अपने ऊपर, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके क्या हो जाएंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हो जाएंगे, ठीक है। जिनको कि ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनको कि जनरली सभी लोगों ने कई सालों से लगातार यूज़ कर रहे हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हो जाएंगे, ठीक है। और जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ढेर सारे, मतलब बहुत ढेर सारे, और उसमें से जो कुछ जनरली लोग यूज़ करते हैं लगातार, हर साल बार बार यूज़ कर रहे हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हो जाएंगे, ठीक है। होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जो बेसिक थे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो एक बार कमेंट आप ज़रूर करिएगा, उसका पूरा रिप्लाई आपको दिया जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसको ज़रा हम डिस्कस करते जाते हैं वन बाई वन, ठीक है। पहले जितने भी तीन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके तीनों रहेंगे आपके अकाउंटिंग एजम्पशंस, जो बेसिक 3 एजम्पशंस हैं। मैं आपको बता दूँ इसको स्टार्ट करने से पहले कि अगर ये 3 बेसिक एजम्पशंस आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, आपके ऊपर मतलब कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर ये 3 बेसिक एजम्पशंस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर ये 3 बेसिक एजम्पशंस अप्लाई हो रहे हैं, ऐसा आपको लिखने या फिर कहीं भी स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसमें से इस 3 में से कोई एक भी प्रिंसिपल आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस बात को आपको ऐसा लिख के बताना होगा, ऐसा लिख के बताना होगा, ठीक है। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं, जितने भी आपके यूज़र्स रहेंगे, जितने भी आपके यूज़र्स रहेंगे उन सब जानते रहेंगे कि आपके ऊपर ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर ये इसमें से कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जो कि अप्लाई नहीं हो रहा है, उसको आपको बताना होगा अपने यूज़र्स को कि भैया देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसे 3 बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं, आइए देखते हैं फटाफट। तो पहला आपका हो जाएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपका जो बिज़नेस है ना, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और रुकेगा नहीं। मतलब इसकी जो लाइफ है वो अनफोर्सीन है, अनफोर्सीन है, मतलब जो इसकी लाइफ है वो चलती जाएगी, आपका कभी भी वो रुकेगा
नहीं। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि लाइफ आपका लिमिटेड है, जैसे 5 साल, 10 साल, 8 साल ऐसा बोल रहा है कि हम 5 साल के बाद ख़त्म होने वाले हैं या फिर हम 5 साल बाद अपना बिज़नेस बंद कर लेंगे, अगर आपको मालूम है तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को बताना होगा अपने पास में। लेकिन अगर आपका बिज़नेस चलता जाएगा, नहीं ख़त्म होने वाला है, तो इस बात को ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या-क्या लिखता है इसमें। सबसे पहले ये बोल रहा है, द फाइनेंशियल आर द स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली, यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन दैट एन एंटरप्राइजेस इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इन अ ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। मतलब कि जहाँ तक आपको दिख रहा है फ्यूचर, वहाँ तक ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता जाएगा, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने कभी भी ऐसा आपने प्लान किया है कि भाई हमारा जो बिज़नेस है वो 15 साल, 20 साल, 8 साल, 10 साल में बंद होने वाला है, तो इसको आपको बताना होगा। ये फैक्ट आपको अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ देना पड़ेगा अपने यूज़र्स को, ठीक है। आइए देखिए क्या लिखता है आगे। इट इज़ अज्यूम दैट द एंटरप्राइज हैज़ नाइदर द इंटेंशन नॉर द नीड टू लिक्विडेट और कर्टेल मैटरली द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशंस, ठीक है। देखिए दो चीज़ें इसमें लिख दिया है। पहली तो बात तो ये लिखा है कि आपका बिजनेस जो है वो ऐसा इंटेंशन नहीं रख रहा है, ना ही उसका कुछ ऐसा इरादा है कि वो या तो फ्यूचर में लिक्विडेट करेगा, मतलब कि बंद करेगा, और कर्टेल मैटरली स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन, या अपने किसी बिजनेस ऑपरेशन के या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी बड़े हिस्से को वो कर्टेल कर रहा है, बंद कर रहा है, हटा रहा है, ऐसा भी उसका कोई इरादा नहीं है। अगर कुछ उसका ऐसा इरादा है, इफ़ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट, द फिनेंशियल स्टेटमेंट मे हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द डिफरेंट बेसिस, इफ सो द बेसिस यूज्ड नीड्स टू बी डिस्क्लोज। तो अगर कुछ ऐसा इरादा है, ऑल्दो ऐसा कोई इरादा होना नहीं चाहिए, अगर कुछ ऐसा इरादा है कि हम फ्यूचर में अपने बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं, या मेरा इंटेंशन है कि हम फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ बड़ा हिस्सा बंद करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं, तो इस बात को आपको बताना होगा। और फिर आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है फिर वो अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। सर ये अलग तरीका क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो सपोज कर लो, छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे सपोज कर लीजिए आपने कोई मशीन खरीदा जिसकी लाइफ आपकी 20 ईयर्स है, तो बच्चों आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन जो है वो 20 ईयर्स के अप्रॉक्स में चार्ज करोगे, है ना। जो लाइफ है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्लियर। लेकिन मान लेते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 12 साल ही चलने वाला है, तो क्या आप 20 साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे या 12 साल के लिए? तो आंसर हो जाएगा कि सर 12 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। जब मेरी लाइफ 12 साल है तो हम 20 साल के लिए क्यों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, भले आपके एसेट्स की लाइफ 20 साल है। ऐसा नॉर्मल बिजनेसमैन क्या करेगा जिसकी लाइफ जो है वो अनसर्टेन लाइफ है, वो चलती जाएगी, सॉरी अनसर्टेन नहीं, मतलब लाइफ जो है आपकी चलती जाएगी फोर्सेबल फ्यूचर तक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो बंदा क्या करेगा कि वो 20 साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। लेकिन जहाँ पे बिज़नेस आपका श्योर है आपको कि 12 साल में हम बिज़नेस बंद करने वाले हैं, तो आपको डेप्रिसिएशन जो है 12 साल के अंदर ही ख़त्म करना होगा, या फिर बोल सकते हैं कि आपको 12 साल के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, ठीक है। तो अगर आपका कुछ ऐसा इरादा है कि आप बिज़नेस जो है फ्यूचर में बंद करने वाले हो, या कि कोई बड़ा मेजर पोर्शन अपना बिजनेस का हटाने वाले हो, तो उसके लिए अकाउंटिंग जो है आपकी अलग तरीके से होगी, और इस चीज़ को आपको डिस्क्लोज करना होगा, इस बात को आपके यूज़र्स को बताना होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, ठीक। ओके, तो गोइंग कंसर्न के बाद अगला प्रिंसिपल है हमारा, जो बेसिक एजम्पशन है वो है बेसिकली आपका कंसिस्टेंसी। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत ही इजी बात करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी करता है। मैं आपको बता दूँ ये क्या बोलता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी, अब बेसिकली सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है कि अगर आपने, जैसे कि सपोज कर लीजिए अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है, बेसिकली जितने भी आपके अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं, लाइक आपने डेप्रिसिएशन, आपको चार्ज करने के लिए ढेर सारा मेथड है, एसएलएम है, उसके बाद डब्ल्यूडीवी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इन्वेंट्री के लिए जो है वो कई ढेर सारे मेथड्स हैं, फीफो है, लीफो है, क्लियर, ये मेथड्स हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लिया, इसमें से कोई एक चूज़ कर लिया, जैसे सपोज़ के लिए डेप्रिसिएशन के लिए आपने डब्ल्यूडीवी चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि फीफो मेथड आपने स्टॉक के लिए इन्वेंट्रीज के वैल्यूएशन के लिए फीफो मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, जो भी मेथड्स है वो जो आपने चूज़ कर लिया वो आपका अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, कि अलग अलग पर्टिकुलर आइटम के लिए आपका क्या रवैया रहेगा या फिर क्या मेथड रहेगा। तो ये जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ किया,
कि डेप्रिसिएशन के लिए हम WDV यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद इन्वेंट्री के लिए हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो आपने अकाउंटिंग मेथड चूज़ कर लिया, ये जो अकाउंटिंग मेथड्स चूज़ कर लिए जिसको कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी बोल रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली ये जो है हर साल आपका क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, या बोल सकते हैं कि सेम होना चाहिए। अगर मान लेते सर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, चलिए बहुत ही अच्छा है कि सर अगर सेम नहीं होता है तो क्या होगा। सपोज़ कर लीजिए 2019 में आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया WDV से, ठीक है। फिर 2020 में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया अगेन वो आपने WDV से कैलकुलेट किया। फिर अब आपको लगता है कि नहीं यार WDV जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है या कैलकुलेशन में दिक्कत करी, तो 2021 में आप क्या कर लेते हो, आप बोलते हो कि नहीं चलो हम जो है SLM मेथड यूज़ करेंगे। आप क्या बोलते हो कि चलो हम जो है SLM मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, क्या आप बताओ आप मेरे को कि आपने जब मेथड चेंज कर दिया तो जो आपकी वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन की, क्या वो कंपेरेबल रहेगी, क्या आप उसको मैच करा सकते हो? क्योंकि जो WDV के प्रिंसिपल्स हैं, जो WDV का कॉन्सेप्ट है, जो फीचर है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन जो आता है वो अलग आता है। फिर जो SLM है उसके जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से अगर आप डेप्रिसिएशन निकालो तो वो कुछ अलग आता है। तो आप चाहोगे कि डेप्रिसिएशन सर हम सब जगह या फिर तीनों साल में कंपेयर कर सके, तो ये कंपेयर नहीं हो सकता है। ये जो है ये कंपेयर नहीं हो सकता है। आपको मालूम है कि WDV जो होता है, WDV से जब भी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं तो वो नीचे जाता है, मतलब कि हर साल जो है आपका डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। लेकिन जब SLM मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो वहाँ पे जो आपका डेप्रिसिएशन है वो सेम रहता है थ्रू आउट द पीरियड। तो जहाँ पे थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन और कम होना चाहिए था, वहाँ पे डेप्रिसिएशन तो आपका बढ़ गया, है ना। आपका जो डेप्रिसिएशन है वो बढ़ गया, बढ़ने का इन द सेंस कि एज़ कम्पेयर टू WDV वो ज़्यादा कैलकुलेट होना चाहिए, तो WDV के हिसाब से SLM में जो मेथड से डेप्रिसिएशन आया वो ज़्यादा आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेरा यूज़र देखेगा तो वो उसको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कैसे डेप्रिसिएशन चेंज हो गया, बल्कि आपके एसेट्स की वैल्यू तो सेम है ना। जब आपकी एसेट्स की वैल्यू चेंज, अगर आपके एसेट्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो आप बोल सकते हो कि हाँ डेप्रिसिएशन भी तो चेंज होगा। लेकिन जब एसेट्स की वैल्यू चेंज सेम है, आपका कुछ भी एसेट्स ना आया है ना गया है, लेकिन डेप्रिसिएशन आपका चेंज हो गया, क्लियर, वो भी ड्रास्टिक चेंज हुआ है, जहाँ पे घटना चाहिए वो तो उल्टा जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो अनकम्पेरेबल रहेगा, ठीक है। इन्वेंट्री के केस में भी हम बोल सकते हैं आपने हर साल जो है फीफो मेथड यूज़ किया और किसी साल आप लीफो यूज़ कर लो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपने जो मेथड चूज़ कर लिए उसको आपको क्या करना है, सेम रखना है थ्रू आउट द ईयर। क्लियर। आइए देखिए क्या लिखता है, यहाँ पे लिखता है in order to achieve the comparability of the financial statement of an enterprise through time, the accounting policies are followed consistently from one period to another. A change in an accounting policy is made only in certain exceptional circumstances. मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्लेक्सिबल नहीं हो, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बांध देता है। आपने हो सकता है कि कुछ गलत पॉलिसी चूज़ कर लिया स्टार्टिंग में, उसका पता बाद में चलता है, लेकिन नहीं आप नहीं चेंज कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप फ्लेक्सिबल हो, यहाँ पे आप अपना मेथड चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो आपने मेथड चूज़ कर लिया वो चूज़ हो गया, अब आप नहीं चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं वो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे इस वाले पॉइंट में। फिलहाल तो अभी आपको ये समझना है कि अगर एक आपने पॉलिसी चूज़ कर ली है तो उसको जो है आपको थ्रू आउट द ईयर सेम रखना है, ताकि आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेरेबल हो, रिलायबल हो। क्लियर है, चलिए। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट इम्प्लाई नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटेंसी। देखिए सीधी सी बात बोल रहा है, अगर कोई इम्प्रूव्ड मेथड है, अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल आपको नहीं रोकेगा। बस आप जो है ऐसा नहीं करना है आपको कि हर बार जो है आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। आपने कभी WDV कैलकुलेट कर लिया, कभी SLM, फिर WDV, या फिर कोई हो सकता है अलग मेथड आप ले आए, तो इससे आपको बचना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, जो केसेस हैं, या फिर बोल सकते हो कि ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको अकाउंटिंग मेथड चेंज करने की या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की इजाज़त दी गई है, ठीक है। तो देखो वो कौन कौन से मेथड्स हैं, तो यहाँ पे लिखता है
एन एंटरप्राइज ओनली चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ओनली। सिर्फ इन 3 जगहों पे ही, इन 3 केसेस में ही आप क्या कर सकते हो, अपना इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। याद रखिएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज तो या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, लेकिन हो सकता है कि इससे आपका एक बार क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए कौन कौन से हैं। टू ब्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से अगर आपने आपको बुक्स आप मेंटेन करना चाहते हो, या फिर अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना चाहते हो, तो आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, सपोज कर लीजिए जो आपने एएस फॉलो किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा आपका इसी पे के ऊपर रहेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मान लेते हैं फ्यूचर में जाके चेंज हो गया, और आप जो मेथड आपने पहले अप्लाई किया हुआ था अपने बिजनेस के लिए, जो मेथड आपने अप्लाई किया था किसी भी चीज़ के लिए, वो एएस में चेंज हो गया। तो अब एएस में चेंज हो गया तो आप भी क्या कर सकते हो बच्चों, चेंज कर सकते हो। ठीक है, टू कंप्लाई विद द प्रोविज़न ऑफ द लॉ। अगर मान लेते हैं कि कोई प्रोविज़न ऑफ लॉ है, उसको इम्प्लाई करने के लिए या फिर उसको कंप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। अंडर व्हेन अंडर चेंज circumstances it is felt that the new method will reflect more true and fair picture in the फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि आपका जो चेंज सर्कमस्टांसेस रहेगा, या फिर आपको लगता है कि जो चेंज्ड मेथड है वो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट को सुधार देगा, इम्प्रूव कर देगा, उसके जो प्रेजेंटेशन है जो ट्रू और फेयर हो जाएंगे, तो आप जो है अपना अकाउंटिंग मेथड या पॉलिसी है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या लिखता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब ये भी जो काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो होना चाहिए, ये भी आपका बेसिक एजम्पशंस में आता है। ये माना जाता है कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, इस प्रिंसिपल को मान रहे हो। देखो क्या बोलता है इसका प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो देखो होता क्या है, तो अंडर एक्रूअल कॉन्सेप्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, दैट इज व्हेन दे अकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बात करता है कि आपको जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसका इफेक्ट आपको अपने बुक्स में कब दिखाना है और कैसे दिखाना है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाना है वो कैसे दिखाना है, मर्केंटाइल बेसिस पे दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ सर, व्हेन दे अकर, जैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन अकर होते हैं तुरंत आपको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। एंड नॉट एज कैश और इक्विवेलेंट इज रिसीव्ड और पेड। ये नहीं देखना है कि या तो आपको कैश मिल रहा है या आप पे कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है। अगर वो ट्रांजेक्शन अकर हो गया, ठीक है, जैसे ही वो एक्रू हो गया तो आपको क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेने हैं। ठीक है, तो लिखता है व्हेन दे अकर and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statement of the period टू विच दे रिलेट। तो जिस भी अकाउंटिंग पीरियड का वो आइटम है, जिस भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्रू कर रहा है, जिस भी अकाउंटिंग पीरियड से वो रिलेट कर रहा है, उस अकाउंटिंग पीरियड के फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको, या फिर बोल सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको रिकॉर्ड कर लेना है, और उस साल के उस अकाउंटिंग पीरियड के फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको उस चीज़ों को प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, जिस भी अकाउंटिंग पीरियड से वो रिलेट करता है। अगली बार देखो क्या लिखता है बच्चों, यहाँ पर लिखता है द फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस इन्फॉर्म यूजर नॉट ओनली of the past event involving the payment and receipt of the cash, but also of the obligations to pay cash in the future of resources that present the cash to be received in the future। देखो यहाँ पे बहुत सारी बातें वो बोलता है। यहाँ तो बोलता है, पहले तो बात तो आपको क्या लिखता है कि जो आपके पास्ट इवेंट है उसको भी बताएगा, वो फ्यूचर इवेंट के बारे में बताएगा कि मतलब आपको कितना इनकम हुआ वो भी बताएगा, और फ्यूचर में आपको हो सकता है कि कितना इनकम हो वो भी सारी बातें बताएगा, और आपके पास कैश बैलेंस कितना है या फिर कितना कैश आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, वो सभी बातें आपको एक्रूअल सिस्टम में पता चल जाएंगी। ठीक है, देखो कितना मिलने वाला है, कैसे क्या पे करना है, ये कैसे पता चलेगा सर। तो देखो आपको मान लो, सपोज कर लो कि आपका इनकम एक्रू हो गया, आपको इनकम ड्यू हो गया, सपोज कर लीजिए 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ का आपको इनकम ड्यू हो गया, एक्रू हो गया, लेकिन आपको सिर्फ 350 ही रिसीव हुआ है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको फ्यूचर में अभी भी कितना इनकम रिसीव होना बाकी है, तो वो हो जाएगा आपका 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। क्लियर, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आपको फ्यूचर में कितना इनकम मिलने वाला है, कितना एक्सपेंस मिलने वाला है। क्लियर, अब देखो जितना भी इनकम हुआ वो आपने रिकॉर्ड किया, ना कि जितना आपका इन कैश रिसीव हुआ वो आपने।
भाई इनकम तो मेरा 5 लाख हुआ, तो 5 लाख हमने एक्रूअल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो तो 3,50,000 रुपये आपको रिसीव हुए, ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। बस ये रिकॉर्ड किया कि भाई 3,50,000 हमें एज अ कैश रिसीव हुआ है, लेकिन आपने जब इनकम दिखाया है तो आपने कितना दिखाया है, 5 लाख दिखाया है। तो इसका मतलब जब आपने इनकम दिखाया होगा तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से टोटल इनकम दिखाई होगी, ना कि वो कैश पोर्शन वाला इनकम दिखाया होगा। मतलब कैश वाले को इग्नोर करते हैं। तो एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू कहने का मतलब है कि जितना आपको रिसिप्ट हुआ है इनकम, माइनस अगर आप उसको कर दीजिए उसमें से जितना भी आपने एक्सपेंस किया है उसको, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, देखो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि कैश रिसीव्ड इन, जैसे कैश बेसिस पे क्या होगा कि कितना कैश आपको रिसीव हुआ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कितना आपने उसको पे किया, कैश पेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की बात नहीं करता, यहाँ पे एक्रूअल की बात करता है कि कितना आपको एक्रू हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए कि एक बात और लिख रही है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या करता है आपका, प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट डे अकाउंटिंग हैज़ बिन डेवलप्ड। तो ये जो है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वही उसी के बेसिस पे जो आज हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसी के बेसिस पे डेवलप की गई है। क्लियर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कब कब आपका ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगा, आप इसको यहाँ पे एक बार देख सकते हो तो ये आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको हमारे नोट्स भी मिल जाएगा, ये PDF अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ये हमारे पास में ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया, आप फ्री हो कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी आप इस पर कर सकते हो किसी भी और इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट पे। तो ये बेसिकली हमारे क्या थे, ये 3 हमारे अकाउंटिंग बेसिक एजम्पशंस थे जिसको कि सभी बिजनेस के ऊपर अप्लाई होता है। हम ये मानते हैं अगर अप्लाई नहीं होता है तो वो उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना होता है कि बताना होता है कि सर मेरे ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ये भी अगेन एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको तो सबको बताना होता है कि भाई क्या होता है बेसिकली अकाउंटिंग करते वक्त। देखिए होता क्या है कि हमारे पास में बिजनेस होता है ना, और बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका ओनर। क्लियर, बिना ओनर के गाइडेंस के या बिना ओनर के सपोर्ट के बिजनेस हमारा चल नहीं पाता है। लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो ओनर और बिजनेस को सेपरेट कर देंगे। बिजनेस और ओनर को हम क्या कर देंगे बच्चों, सेपरेट कर देंगे। यानी कि जब भी हमें ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी है तो हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करेंगे, ना कि ओनर के ट्रांजेक्शन्स की। ओनर जो भी करता है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें रिकॉर्डिंग किसकी करनी है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स की। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन को चेंज करे, ना कि और ओनर के, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। देखो क्या बोलता है एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको आप देख सकते हो कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। कई जगह पे अलग अलग आपको नाम मिलेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। तो देखो क्या लिखता है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द बिजनेस एंटरप्राइजेस इज अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। जो बिजनेस एंटरप्राइज होता है वो जो होता है बच्चों, वो सेपरेट होता है अपने ओनर से। अकाउंटेंट शुड ट्रीट अ बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। और अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग करते वक्त इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि ओनर अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ओनर्स ट्रांजेक्शन इन हिज पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो याद रखना चाहिए आपको क्या करना है, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होने चाहिए, और ओनर के जो ट्रांजेक्शन है वो ओनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेगा, उससे जिसको मतलब यहाँ पे बिजनेस में तो नहीं है, ठीक है। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट एंटिटी। मतलब ये जो प्रिंसिपल है वो सबके ऊपर अप्लाई होता है, भले ही ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज है, उन सब पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर, आ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा। जब हम लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा था तो वहाँ पे भी इस प्रिंसिपल को पढ़ा था, देखा था, समझा था। यहाँ पे क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में देखो क्या होता है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, ठीक है। हम लोगों ने वो जब एग्जाम्पल देखा था अकाउंटिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ते वक्त, हम लोगों ने ये देखा था कि भाई टेबल
5 टेबल 4 चेयर ऐसे नहीं लिखना है, उसको मनी में कन्वर्ट करो फिर आप उसको लिखो। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को लिखना है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कि मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर आपका मनी में वो दिया होता है। तो ट्रांजेक्शन्स इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस मैटरली आर नॉट रिकॉर्डेड इफ दे आर नॉट कन्वर्टेबल इन द मॉनेटरी टर्म्स। भले ही वो आपके बिजनेस के लिए कितना भी इंपॉर्टेंट हो, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे अगर वो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एम्प्लॉय जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए नो डाउट एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके बिना बिजनेस जो है वो बढ़िया से काम नहीं कर सकता, लेकिन कभी भी हम उनको एसेट साइड में ऐसा दिखाते नहीं है एम्प्लॉयज़। ठीक है, हमारे एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब दुनिया भर की चीज़ें दिखती, लेकिन कभी भी आप एम्प्लॉयज़ नहीं देखोगे, भले वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़े एसेट्स होते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं भाई, क्यों नहीं दिखाते हैं उसको एसेट्स में? क्योंकि वो जो है वो कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर? तो नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन चूंकि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते इसलिए हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सर कौन से रिकॉर्ड होंगे? देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखता है कि ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। क्लियर? तो ये था आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो कि क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में। पीरियोडिसिटी को आप क्या बोल सकते हो? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। ये क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे कि आपका जो बिजनेस है ना वो अनलिमिटेड टाइम तक जाता जाएगा जिसका कि कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है या फिर जो आपका पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि माना कि आपका जो बिजनेस है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। आप इस बेसिक एजम्पशन के साथ अकाउंटिंग करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, लेकिन आप जो है ऐसा बैठ नहीं सकते हो कि भाई बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया और वो चलता जा रहा है, जब बिजनेस बंद होगा तो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। नहीं, आपको क्या करना होगा? आपको अपने इन्फॉर्मेशन को या बोल सकते हो कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग डेटा है या प्रोग्रेस, ये नापने के लिए या फिर ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हर साल अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको प्रिपेयर करना होगा, क्लोज करना होगा। क्लियर? उसको क्लोज करना होगा ताकि आप जो है अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट कर सको और हर साल का डेटा आपके पास हो सके और आप अपना प्रोग्रेस भी चेक कर सको कि आप जो है हर साल क्या कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो या नीचे जा रहे हो, क्या आपका परफॉर्मेंस है वो आपको पता चल सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लाइफ में सीखने की कोई भी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम हर साल में एग्ज़ाम्स देते हैं। 11 का दे दिया, 12 का दे दिया, आप जाओगे ग्रेजुएशन में, वहाँ पे आप एग्ज़ाम्स दोगे, हर सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, नॉलेज तो आपका लास्ट में चेक होना चाहिए जब आप कोई भी काम करने जाओ उस टाइम, लेकिन फिर भी हम आपको अप्रेस करते रहते हैं आपके हर साल पे, आपके हर एकेडमिक ईयर पे, ताकि आपका प्रोग्रेस चेक किया जाए, आपका लेवल चेक किया जाए कि आप जो है वो सही से पढ़ रहे हो, सही से काम कर रहे हो या नहीं। तो बिजनेस के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट डिफाइन डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। इसको और भी क्या बोलते हैं? डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं, जैसा कि हमने बताया था अभी। तो एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एन इनडेफिनेट लाइफ ऑफ एंटिटी इज एज्यूम, जहाँ पे हम लोगों ने गोइंग कंसर्न में क्या देखा है कि भाई जो आपकी लाइफ है वो इनडेफिनेट टाइम तक रहेगी, इतना हम लोग एज्यूम करते हैं। फॉर बिजनेस एंटिटी इट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू मेजर द परफॉर्मेंस अचीव बाय द एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्डिनरी कोर्स में किसी भी ओनर के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा कि हम उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकें, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? उसको ब्रेक करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जिसको कि हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, और अपना परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड, नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। ठीक है, आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हर साल बनाना चाहिए, हर पीरियड के एंड पे बनाना चाहिए, ना कि आपका जब बिजनेस का लाइफ ख़त्म होता है जो कि इनफाइनाइट है उस समय बताना चाहिए। पता चला हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस बंद ही नहीं हो रहा है, तो अब क्या कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग फाइनली नहीं कर रहे, बनाते जा रहे हैं। तो इससे हमको अपना परफॉर्मेंस का भी मेजर नहीं हो पाएगा कि हम जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हो सकता है पता चल रहा है कि भाई हमारा लॉस हुआ जा रहा है, हम बिजनेस करे जा रहे हैं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर देखो क्या लिखता है, यूजुअली दिस पीरियड इज़ 1 कैलेंडर ईयर। क्लियर है? तो देखो क्या लिखता है कि यहाँ पे क्या लिख रहा है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको हर पीरियड में
अपना बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करना चाहिए। तो ये जो है आपका पीरियड क्या हो सकता है, आपका 1 कैलेंडर ईयर हो सकता है। ठीक है, वी जनरली फॉलो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द इमीडिएट फॉलोइंग ईयर। ठीक है, तो आपको जब मतलब ऐसा मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है इसी को ही हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। बिकॉज ऑफ ये जो रूल है या फिर ये जो ईयर है ये आपका इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपका जो हम इनकम असेस करेंगे वो इसी पीरियड के हिसाब से करेंगे। आप भले ही किसी और पीरियड का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर वापस से आपको जो है इसी पीरियड के हिसाब से अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स को तो भाई प्रॉफिट इसी पीरियड का चाहिए। ठीक है, तो बार बार ऐसा हम लोग नहीं करें, इसलिए हम क्या करते हैं, यही अकाउंटिंग पीरियड चूज़ करते हैं। क्लियर? आ जाइए, अगला कॉन्सेप्ट क्या आ गया आपका, मैचिंग प्रिंसिपल या फिर बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग हर जगह पे देखते हैं लेकिन ऐसा इसका नाम नहीं जान पाते हैं। होता क्या है, देखो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है देखो एज पर दिस प्रिंसिपल होता क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए आपने मेहनत किया, आपने बिजनेस किया, आपने जब बिज़नेस किया, गुड्स बना के प्रोड्यूस करके बेचे, तो आपको रेवेन्यू कितना हुआ, आपको रेवेन्यू हो गया 4 लाख रुपीज़ सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो 4 लाख है ये अचानक से एवं तो हो नहीं गया होगा, उसके लिए आपने मेहनत किया होगा। मेहनत करने का मतलब है कि आपने कुछ एक्सपेंस किया होगा। ठीक है, तो वो एक्सपेंस कितना है सर, ढेर सारे एक्सपेंसेस हैं, हमने तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कई साल के लिए कर दिए हैं, तो वो वाले एक्सपेंसेस को आपको उतना ध्यान नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है कि इस 4 लाख के लिए आपने कितना एक्सपेंस किया, इस 4 लाख के लिए कितना एक्सपेंस किया। तो सर मैंने इस 4 लाख को अर्न करने के लिए 2,50,000 जो है एक्सपेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो आप कितना आ रहा है, 1,50,000 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सर ड्यूरिंग द ईयर हमने रेवेन्यू अर्न किया है 4 लाख रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन इस 4 लाख की रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैंने 2,50,000 एक्सपेंड किया है। तो नेट रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट की बात अगर हम कर ले तो 2,50,000 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यही बेसिकली आपका मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है। देखिए क्या लिखता है, इन दिस कॉन्सेप्ट all the expenses matched with the revenue of that period should be taken into consideration. In this concept, all the expenses matched with the revenue of that period should be कंसिडर्ड। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी एक्सपेंसेस आपके उस पर्टिकुलर 4 लाख के लिए हुए हैं उस पीरियड में, सिर्फ उसी को ही कंसिडर करना है, ना कि सारे मतलब और जितने बाकी एक्सपेंसेस हैं उनको आपको नहीं देखना है। अगर वो 4 लाख के लिए नहीं है तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या लिखता है, इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट of the organization, if any revenue is recognized, then expenses expenses related to earn that revenue should also be recognized. अगर बोला जा रहा है कि अगर किसी फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी रेवेन्यू अगर रिकॉग्नाइज होता है, मतलब अगर आप उसको एंट्री करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, अकाउंट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो उस अकाउंट या फिर बोल सकते हो कि उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितने भी आपके एक्सपेंसेस लगे होंगे उसको भी आपको बच्चों क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर आप रेवेन्यू नहीं लेके आ रहे हो तो क्या इसका मतलब सर आपको इनकम भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है? तो जी हाँ बच्चों, नहीं रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। अगर आपने इन रेवेन्यू लिखा है तो उस रेवेन्यू के लिए जितना भी एक्सपेंसेस है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन आप रेवेन्यू अगर आपका पर्टिकुलर पीरियड का है तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक्सपेंसेस भी तो आ ही जाएंगे आपके। देखो क्या बोलता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई एवरी इनकम। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो हर एक खर्चा होता है वो आपके इनकम के लिए ही हो। कुछ खर्चे ऐसे जो होते हैं वो आपके डायरेक्टली रिलेटेड टू दी रेवेन्यू, मतलब कई ऐसे एक्सपेंसेस जो होता है वो आपके क्या बोलते हैं कि रेवेन्यू के लिए नहीं डायरेक्टली रिलेट करते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, टाइम के हिसाब से होते हैं। ठीक है, जैसे कई एक्सपेंसेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सेलिंग एक्सपेंस है वो आपका तो सेल्स के हिसाब से है। ठीक है, जितना ज़्यादा खर्चा करोगे उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये तो आपका डायरेक्टली आपके इनकम से रिलेट कर रहा है। लेकिन जो रेंट, सैलरी, ये सब आप पे कर रहे हो ये तो आपका एक्रूअल बेसिस पे होगा। ठीक है,
ये तो एक्रूअल बेसिस पे होगा, ये तो पीरियोडिकली है, ये तो टाइम बेसिस पे काम कर रहा है ना। हाँ, भले आपने जो रेंट और सैलरी पे किया उसकी वजह से उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको रेवेन्यू या हुई, या आप बोल सकते हो कि उसकी वजह से आपको सेल हुई है। क्लियर? चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। इन द अदर वर्ड्स, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हैज़ ऑल्सो बीन फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट था, जो अकाउंटिंग पीरियड है, वो भी आपका फॉलो होता है मैचिंग प्रिंसिपल के साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे लिख रहा है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये हम लोगों ने एक्रूअल कॉन्सेप्ट में देखा था। क्लियर? तो आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे साथ साथ फॉलो हो रहा है और पीरियड भी, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो रहा है। यानी ये जो आपकी चीज़ें रहेंगी, यानी कि रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट, ये सब आपका पर्टिकुलर टू एक पीरियड का होना चाहिए। जैसे 2020 का है तो 2020 का रेवेन्यू, 2020 का एक्सपेंस, तो 2020 का बच्चों प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पीरियोडिक प्रॉफिट इज इक्वल टू पीरियोडिक रेवेन्यू माइनस मैच्ड एक्सपेंसेस। मैच्ड एक्सपेंसेस कहने का मतलब है कि जो 4 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो इस 4 लाख को अर्न करने के लिए हमारा कितना खर्चा लगा वो माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 150। और पीरियोडिक रेवेन्यू का मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड में जितना भी रेवेन्यू हुआ है वो सब आपका ये आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, बात समझ में आया? आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। इसी में एक और लाइन लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? द एक्रूअल, thus the accrual, matching and periodicity concept works together for income measurement and recognition of assets and liabilities। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात बोली है। इसमें ये बोल रहा है कि आपका जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है और जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, वो तीनों एक साथ करता है, तभी आप क्या करते हो, इनकम मेजर कर पाते हो और एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। क्लियर? अच्छा सर, उसके बाद जो है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, बाय दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन द अदर वर्ड्स एक्विजिशन कॉस्ट। बस इसमें ये बोलता है कि जितने भी आपके एसेट्स होते हैं बच्चों, आपको उसको किस पे दिखाना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना है, ना कि उसके मार्केट वैल्यू पे दिखाना है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आपको दिखाना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को और क्या बोलते हैं? एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि जितने का आपने एक्वायर किया उतने का आपको दिखाना है। ये मतलब नहीं है कि मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है उसको आपको कंपेयर ही नहीं करना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दिस कॉन्सेप्ट इज द कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये कोर है। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब होता है कि आपका जितना भी ट्रांजैक्शन है उसका 2 एस्पेक्ट होगा और दोनों एस्पेक्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होगा और दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। ये आपका बोलता है डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, उन दोनों को आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये आपको एस्पेक्ट कैसे पता चलेगा सर, कैसे कैसे क्या हो रहा है? तो दिस गिवन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ये जो आपका गिवन अकाउंटिंग या बोल सकते हो कि जो आपका बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। यहाँ पे कैपिटल को हम क्या बोल रहे हैं? हम कैपिटल को यहाँ पे इक्विटी बोल रहे हैं और लायबिलिटीज़ और एसेट्स। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसका मतलब है इक्विटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ये आपका हो जाएगा इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो दोनों तरफ पे इफेक्ट करते हैं, तो आपको वहाँ पे उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी है। फिर उसके बाद आ गया कंजर्वेटिज्म अप्रोच। कंजर्वेटिज्म अप्रोच देखो क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये भी। ये बोलता है ये है कि आपको ना अपने बारे में एकदम बुरा सोचना है। आपको ना अपने बारे में एकदम बुरा सोचना है। क्लियर? मतलब आपको अपने अंदर की अच्छाई को देखना ही नहीं है, आपको हमेशा बुरा सोचना है। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर 10 साल बाद लॉस होने वाला है तो उसकी रिकॉर्डिंग आज कर लो, लेकिन अगर आपको आज शाम को कोई इनकम होने वाली है तो उसको आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। देखो क्या लिखता है, कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम। फ्यूचर इनकम को एकदम ही एंटिसिपेट नहीं करेगा। हाउएवर दे प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, however they provide for all possible losses। लेकिन अगर जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं उन सबको उसको प्रोवाइड करना चाहिए, उस सब के लिए आपको प्रोविज़न बनाना चाहिए। when there are many alternative value of assets, जब आपके पास किसी भी एसेट्स के ढेर सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, मार्केट वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू भी दिया हुआ है, दुनिया भर की और भी चीज़ें दी हुई है, रियलाइजेबल वैल्यू दी है, तो ढेर सारी वैल्यूज़ दी हैं, तो अकाउंटेंट्स शुड चूज़ द मैथड विच लीड्स
टू दी लेसर वैल्यू। तो अकाउंटेंट को क्या देखना है कि वो वाला मेथड हम चूज़ करें जिससे कि उस एसेट्स की सबसे कम वैल्यू आए, वो वाले मेथड को चूज़ करके हम क्या करेंगे, अकाउंट्स में दिखाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी एसेट्स है, एक मशीनरी है, या फिर बोल देते हैं मेरे पास इन्वेंट्री है, उसकी अलग अलग मेथड से हम लोगों ने अलग अलग वैल्यू निकाली। ठीक है, किसी एक मेथड से 40,000 आ रहा है, किसी से 20 आ रहा है, किसी से 25 आ रहा है। तो जिससे 20 आया ना, वो वाला मेथड चूज़ करके हमको क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देनी है। जिससे सबसे कम आएगा वो वाला मेथड अकाउंटेंट को चूज़ करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, लेटर वी शैल सी द गोल्डन रूल ऑफ करेंट असेट्स वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर ओरिएंटेड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये वाला जो आपका गोल्डन रूल है ये सामने निकल के आया कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है। क्लियर। चलिए फिर क्या लिखता है, मेनी अकाउंटिंग ऑथर्स however are of the view that the conservatism essentially leads to underestimation of income and wealth and it should not be basis for the preparation of financial statement। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि भाई आप जो है ना फ्यूचर इनकम को ऐसा इग्नोर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने एसेट्स को कम दिखा रहे हो। आपने जहाँ पे देखा कि आपने जो है अपनी एसेट्स को ऐसा कम दिखाना है कि कोई भी ऐसा मेथड यूज़ करो जिससे कि आपका एसेट सबसे कम दिखे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि आपको जो है अकाउंटेंट्स जो है बेसिकली अपने अकाउंट्स, या फिर बोल सकते हो कि अपने अकाउंट्स में इनकम कम दिखाते हैं या फिर अपने एसेट्स को एकदम कम दिखाते हैं। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे ऑथर्स ये बोलते हैं, बहुत सारे अकाउंटेंट ये बोलते हैं कि ये मेथड्स जो है ना आपके इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नहीं दिखाता है, आपके इनकम या एसेट्स को बहुत कम दिखाता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फुल डिस्क्लोजर। ये क्या बोलता है कि जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं, जितनी भी मटेरियल चीज़ें उन सबको आप दिखाइए, जो भी इमैटेरियल चीज़ें हैं उसको मत दिखाइए। फुल डिस्क्लोजर मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर बोल सकते हो कि जो भी आपके बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है वो सब आपको दिखाओ। दिखता है द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इज a concept that requires a business to report all necessary information about their financial statement and the other relevant information to any person who are accustomed to the रीडिंग दिस इन्फॉर्मेशन। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आप दिखाओ जो कि आपके यूज़र के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो सारा चीज़ आपको दिखाना है। दिस प्रिंसिपल इंश्योर दैट द रीडर एंड द यूज़र ऑफ बिजनेसेस फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर नॉट मिसलीड बाय एनी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये दिखाना है आपको यहाँ पे कि जो भी आपका रीडर है या जो इन्फॉर्मेशन का यूज़र है वो कभी भी मिसलीड नहीं किया जा रहा है उसके किसी भी इन्फॉर्मेशन को। जब आप छुपाते हो तो उससे क्या हो जाएगा, वो आपका मिसलीड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिखाना है कि आपने सारे इन्फॉर्मेशन को दिखाया है, कभी भी कोई भी गलत चीज़ आपने या फिर बोल सकते हो किसी भी चीज़ को आपने छुपाया नहीं है। ठीक है, आइए फिर उसके बाद आता है मैटरलिटी, जस्ट अपोजिट होता है फुल डिस्क्लोजर का। वो क्या बोलता है कि मैटरलिटी प्रिंसिपल परमिट्स एंड अदर कॉन्सेप्ट टू बी इग्नोर्ड। बोलता है कि सारे और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको इग्नोर कर दो इफ़ द इफेक्ट आर नॉट कंसिडर्ड मटेरियल। अगर जिसका इम्पैक्ट आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट पे मटेरियल नहीं है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन सब चीज़ों को आपको नहीं दिखाना है। द कॉन्सेप्ट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये जस्ट उसकी उल्टा बोलता है। वो बोलता है, फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि सारी चीज़ों को दिखा दो, जो भी है वो सब दिखाओ। मैटरलिटी बोलती है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मत दिखाओ। ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे आपका कंट्राडिक्शन तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए कहने का मतलब है कि इसलिए नहीं है क्योंकि फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि वो सारी चीज़ें दिखाओ जो यूज़र के लिए ज़रूरी है। तो मैटरलिटी भी तो यही बोलता है कि जो मटेरियल है वो दिखाओ, जो इमैटेरियल है उसको मत दिखाओ। सर मटेरियल क्या है क्या नहीं है वो कैसे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखता है आगे, according to materiality principle all the item have significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statement and any insignificant item which will only increase the work of accountant but will not relevant to the user need should not to be disclosed in the financial statement। ऐसा कोई भी आइटम जो कि सिर्फ अकाउंटेंट का काम बढ़ाने के लिए आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन सब चीज़ों को नहीं दिखाना है। लेकिन जो ऐसा चीज़ है जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन सब चीज़ों को आपको दिखाना है। सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देखिए बता दो। तो देखो एग्जाम्पल क्या लिखता है, अगर आपने स्टेशनरी परचेज़ किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी परचेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू though not used fully in the accounting year, purchase is still shown as expenses of that year because of materiality concept। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज कर लीजिए अगर आपने कोई आइटम परचेज किया 1,000 रुपये का, ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर आपने सपोज कर लीजिए 600 का यूज़ कर लिया और 400 का भी बचा हुआ है, तो इसको एज अ स्टॉक दिखाएंगे।
एज अ स्टॉक दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा एक्सपेंस दिखा के पूरा राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। क्योंकि 400 रुपये का आप बचाओगे, फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे, 400 रुपये का एक स्टेशनरी हो गया, इस तरीके से न जाने कितने आइटम हो जाएंगे। तो आपको इसको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप क्या करो, पूरा का पूरा एक्सपेंस दिखा दो, क्लियर। उसी तरीके से जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन स्मॉल item like book, calculator, etc. in the year of purchase, though used by the entities for more than 1 year, ठीक है, इज टेकन एज 100%। देखो क्या लिखता है कि आपका जो भी डेप्रिसिएशन है, जैसे कि छोटे छोटे एसेट्स हो गए उस पर, जैसे कैलकुलेटर हो गया, बुक हो गया, सब छोटे छोटे आइटम है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बैठ के इस पर हम डेप्रिसिएशन थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे, इस पर पूरा डेप्रिसिएशन या फिर पूरा एक्सपेंस दिखा देते हैं जिस साल में हम लोग इसको खरीदते हैं उसी साल में। द मैटरलिटी डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ द आइटम बट ऑल्सो अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जो मैटरलिटी है वो अमाउंट पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे बुक है, कैलकुलेटर है, वो सब आपका क्या है, बहुत छोटा अमाउंट का, इसलिए आपको कर रहे हो, उसको नहीं दिखाना चाह रहे हो। स्टेशनरी है, उसको नहीं दिखा रहे हो, ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। लेकिन कभी बार क्या होता है, मैटरलिटी जो है आपका साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का साइज़ कितना है। अगर बड़ा बिजनेस होगा तो हर छोटी चीज़ उसके लिए क्या हो जाएंगी, इमैटेरियल हो जाएंगी। अगर कोई छोटा बिजनेस है तो वो हर छोटी छोटी चीज़ उसके लिए मटेरियल होगा। तो साइज़ ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज़ कैसा है, ठीक है। देखो क्या लिखता है, नेचर एंड द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब नेचर और लेवल कैसा है इन्फॉर्मेशन का वो भी डिपेंड करता है। लेवल ऑफ पर्सन मेकिंग द डिसीजन एक्सेट्रा, और कौन सा आदमी कितना उसको इंपॉर्टेंस देता है, या कौन सा बंदा जो है कि डिसीजन ले रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। मोर एवर एन आइटम मटेरियल टू वन पर्सन मे बी इमटेरियल टू अनदर। जरूरी हो सकता है कि एक ऐसा आइटम जो कि किसी आदमी के लिए मटेरियल है, दूसरे के लिए मटेरियल हो सकता है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट द ओमिशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन शुड नॉट इम्पेयर द डिसीजन मेकिंग ऑफ वेरियस यूज़र। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन हम मिस या फिर स्किप ना कर दें जो कि किसी भी यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसके डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे बेसिक जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। ऑल्दो ढेर सारे हैं, हो सकता है कि मैंने बहुत सारे को स्किप कर दिया हो, लेकिन जितने भी मटेरियल थे या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सबको हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। आइए फटाफट देख लेते हैं, कुछ हमारे पास में एमसीक्यू है जिसको हम लोग देख के फटाफट से ये वाली जो क्लास है उसको ओवर करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आइए क्या लिखता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस एक्सेप्ट। किसको आप ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बोलोगे और कौन सा इसमें से नहीं है। तो आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी और गोइंग कंसर्न तो होता है। बेसिकली ये वाला जो प्रिंसिपल है ये आपका नहीं होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस ये नहीं आता है इसमें, ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोलता है, टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। ये हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, क्या बोलते हैं लास्ट वाला जो हम लोगों का चैप्टर था उसमें। तो कौन से ऐसे दो आइटम है जो कि आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ये आपके दो बेसिक आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट के। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कनिका इंटरप्राइज फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू कौन से प्रिंसिपल की वजह से, वो जो है WDV, यानी कि WDV मेथड आपका एक मेथड हो गया और वो सेम मेथड हर साल यूज़ कर रही है। कौन से मेथड से, तो बच्चों कंसिस्टेंसी की वजह से वो जो है एक ही मेथड हर साल यूज़ कर रही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि परचेज्ड कार फॉर ₹5 लाख मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है, साइनिंग अ 4 लाख बिल पेएबल ड्यू इन 60 डेज, टेकिंग अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम बात करें, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आपका डुअल एस्पेक्ट का है, जहाँ पे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। तो ये आपका एसेट्स है और ये L+C यानी कि कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आप देखो क्या क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो, एक 5 लाख रुपीज़ का कार लेके आ रहे हो और डाउन पेमेंट कर रहे हो 1 लाख रुपीज़ का। सबसे पहले आपके पास में एसेट्स आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ का और डाउन पेमेंट कर रहे हो 1 लाख का, तो आपके पास में से कैश चला जाएगा 1 लाख रुपीज़ का, है ना। तो हम यहाँ पे एसेट्स में ही माइनस कर दें। फिर उसके बाद आपके पास में एक लायबिलिटी आ रही है 4 लाख रुपीज़ की, जो आप बिल पेबल एक्सेप्ट कर रहे हो और कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेट इम्पैक्ट अगर हम देखें तो दोनों साइड का 4 लाख का इंक्रीज़ है, एसेट भी आपका 4 लाख से इंक्रीज़ हो रहा है और लायबिलिटीज़ भी आपका 4 लाख से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखता है,
टोटल एसेट्स इंक्रीज बाई 5 लाख, ये भी गलत है। फिर बोलता है टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज बाई 4 लाख, ये तो सही है लेकिन एसेट्स की बात नहीं कर रहा है। सी वाला देखते क्या लिखता है, टोटल एसेट्स इंक्रीज बाई 4 लाख विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी बाई 4 लाख, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आंसर नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बोलता है कि मोहन परचेस्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 15 lakh, sold 4/5 of the goods amounting to 18 lakh and meet expenses 250 during the year। ठीक है, ही काउंटेड नेट प्रॉफिट 350, विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैज़ बिन फॉलोड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखता है कि उसने क्या किया, पहली बात तो देख लो कि यार सेल कितने का हो रहा है, 18 लाख का, 18 लाख का ये सेल हो गया, ये रेवेन्यू आ गया। अब इस रेवेन्यू को ऑन करने के लिए हमारा क्या क्या खर्चा हुआ है, तो पहले बात तो आपने गुड्स परचेस किया, गुड्स कितने का परचेस किया है, टोटल गुड्स आपने परचेस किया है 15 लाख का, लेकिन आपने 4/5 ही सेल किया है, तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख का। ठीक है, यानी कि 15 लाख का 4/5, तो 12 लाख का आपने बेच करके 18 लाख का अर्निंग किया, तो यहाँ से कितना माइनस करोगे, सिर्फ 12 लाख का। और कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं जिसको कि 2,50,000 बोला जा रहा है, तो टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 2,50,000 के। अब आपका यहाँ पे देखो अर्निंग कितना आ रहा है, 350 आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि ये जो है आपका, ये आपका कौन सा प्रिंसिपल हो गया बच्चों, मैचिंग प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका मैचिंग प्रिंसिपल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या लिखता है, बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर ₹25 लाख एंड सोल्ड 80%, यानी कि सर 20% बचा हुआ है, इसका मतलब कि 5 लाख का आपके पास में बचा हुआ है। क्लियर, सच गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वॉज 4 लाख। हमने भले ही परचेज किया था 25 का और परचेज वैल्यू जो है उसकी 5 लाख है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, उसकी 4 लाख। ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री एट कॉस्ट, लेकिन उस अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको कॉस्ट पे दिखाया, यानी 5 लाख पे दिखाया। अब अगर आप देखो तो कॉस्ट जो है 5 लाख है, कॉस्ट उसकी 5 लाख है। ठीक है, 80% सोल हो गया तो 20% बचा ना, 5 लाख है, लेकिन मार्केट वैल्यू बच्चों उसका 4 लाख है। क्लियर, तो आप देखो यहाँ पे तो 4 लाख है, तो 4 लाख पे ही दिखाना चाहिए ना, विच इज लोअर। तो यहाँ पे जो है ही वायलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म अप्रोच। कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या बोलता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर पे आपको दिखाना है। कैपिटल बॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल होगा, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर कैपिटल लेके आता है तो कैश या किसी और फॉर्मेट में लेके आएगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स हो जाएगा, और दूसरा इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगा, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी। क्लियर, अगला पॉइंट क्या बोलता है, 8 वाला देखिए, 8 में क्या है, एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ, एसेट्स क्यों होता है बिजनेस में, ताकि हम उसके बेसिस पे रेवेन्यू अर्निंग कर सके, ना कि उसको रीसेल कर सके। ठीक है, कन्वर्जन इनटू कैश भी नहीं होगा। 9, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज्ड इन दैट पीरियड ऑफ। क्लियर, कौन से पीरियड में आपको जो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोगों ने ऊपर नहीं कंसिडर किया था, ये उसका क्वेश्चन है। तो इसमें बोलता है कि सेल ऑफ प्रोडक्ट को आपको कब रिकॉर्ड करना चाहिए, सेल ऑफ प्रोडक्ट को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जिस समय सेल आपका होता है उस समय आपको रिकॉर्ड करना चाहिए अपने बुक्स में, जैसे ही आपने सेल किया उस समय आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। चलिए आइए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म when applied to the balance sheet results in understatement of asset, जिसकी बात की तो लड़ाई चलती रहती है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो देखो पहला ही ऑप्शन हमें ऑल दो मिल गया, बाकी और ऑप्शंस भी हम लोग पढ़ लेंगे। ओवर स्टेटमेंट तो करना ही नहीं देगा और कैपिटल तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल रिजल्ट्स इन। अब अगर आपका जो अमाउंट ये है क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल डिक्रीज होता है, तो इसके पीछे रिजल्ट क्या होगा, देखो अब मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे आपका ट्रेड पेबल 4 लाख से सपोज कर लीजिए 2 लाख हो गया। ट्रेड पेबल वो आइटम हो गया जिसको कि आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है, जिसके लिए आपने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है सर, 2 लाख कैसे हो जाएगा, 2 लाख आपने पे किया होगा इसीलिए होगा। ठीक है, 2 लाख जो है आपने पे किया होगा कैश में, इसलिए। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका कैश डिक्रीज़ होगा, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे
इंक्रीज़ इन कैश तो नहीं, इंक्रीज़ इन कैश तो नहीं होगा। डिक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी नहीं होगा। डिक्रीज़ इन एसेट्स, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिक्रीज़ इन एसेट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12 देखिए क्या लिखता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज़ बेस्ड ऑफ, कौन से पीरियड के बेसिस पे होगा आपका किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में अगर आप कोई एक्सपेंस डिटरमाइन करते हो तो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे होगा, तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट पे होगा कि जिस पीरियड का वो रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को कंसिडर करना पड़ेगा। फिर देखिए 13 क्या लिखता है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस इस पर एज पर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ एन इंडिविजुअल एसेट्स इज इंक्रीज्ड देयर विल बी करस्पॉन्डिंग, अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो आपका साथ में क्या होगा, देखो एसेट्स है इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो देखो क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं, ये आपके अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो पहला तो ये है कि भाई एसेट्स अगर डिक्रीज़ हो जाए तो आपका इक्वेशन मैच करेगा, या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाए या कैपिटल इंक्रीज़ हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि लायबिलिटी या कैपिटल दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हो जाइए, तो दो ऑप्शन बनता है, या तो आपका एसेट्स डिक्रीज़ हो या तो आपका लायबिलिटी इंक्रीज़ हो, यही चीज़ें बन सकती है। क्लियर, देखिए क्या लिखता है, इफ़ एन इंडिविजुअल एसेट्स इज इंक्रीज्ड देयर विल बी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अनदर एसेट्स और इंक्रीज इन कैपिटल, ये तो गलत बोल रहा है भाई, ये तो नहीं होगा। डिक्रीज इन अनदर एसेट्स एंड इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, ये एकदम सही ऑप्शन है। क्लियर, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 देखिए क्या लिखता है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो पहली बात तो आपका एसेट्स में क्या चेंज होगा, एक तो एसेट्स बढ़ जाएगा, मशीनरी आ रही है और साथ ही में आपका कैश भी जा रहा है, तो इसमें हम बोलेंगे कि नो इम्पैक्ट। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब जितने का मशीनरी बढ़ रहा है उतने रुपए का आपका कैश चला जा रहा है, तो रिटेन्स द टोटल एसेट्स अनचेंज, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या लिखता है 16 वाला, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अल्फा लिमिटेड, पर्टिकुलर्स क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 10 लाख रुपीज़ का हमने परचेज़ किया, इंस्टॉलेशन चार्ज जो है 1 लाख रुपीज़ लगा है, तो ये आपका देखो टोटल कितना हो गया, 11 लाख हो गया, 11 लाख हो गया। ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू मेरी कितनी चल रही है, 12 लाख, तो आपको कितने पे दिखाना है, वाइल फाइनलाइजिंग द एनुअल अकाउंट्स इफ द कंपनी वैल्यूज द मशीनरी एट 12 लाख, जो कि गलत दिखाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज़ वायलेटेड बाय द अल्फा लिमिटेड, तो यहाँ पे आप देखो तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने वायलेट किया है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट वायलेट किया है। एसेट्स के लिए क्या बोला जाता है कि जितने में हमने खरीदा है उसी वैल्यू पे आपको दिखाना है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो हम लोगों ने ढेर सारे प्रिंसिपल्स भी पढ़ लिए और उसके बाद हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स भी जाना कि क्या अकाउंटिंग बेसिक एजम्पशंस होते हैं, वो हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाए। और ये सारा नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, यहाँ पे मैसेज कर दो, आपको नीचे आप चाहो देखो तो वहाँ पे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।